हेलो स्टूडेंट, मैं सत्य प्रकाश गौर क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, हम मैथमेटिक्स की क्लासेस की सीरीज़ लेकर आपके लिए आए हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। उसी क्रम में बढ़ते हुए आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। जिन बच्चों ने पहले 3 लेक्चर नहीं देखे हैं, पहले वो जाकर उन तीनों लेक्चरों को देखें, जिसमें पहले लेक्चर में आपने को पता है भूमिका यानी सारे नंबरों के बारे में बताया गया है। एंड और सेकेंड इज द महत्वपूर्ण टॉपिक्स चैप्टर नंबर 1 का अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। नहीं, थर्ड जो लेक्चर था वो आपको एक्सरसाइज 1.1 कराई थी। बहुत विस्तार से वो आराम से चल रहे हैं, एक एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए चल रहे हैं। उसी क्रम में आज चौथा हमारा लेक्चर है, जिसपे हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए बात करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक का नाम है, आपको पता है, अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। यानी अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण क्या होता है। अपरिमेय संख्याओं के बारे में इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि अपरिमेय संख्या के कुछ महत्वपूर्ण जो लक्षण होते हैं, जो गुण होते हैं, वो क्या होते हैं। यानी अपरिमेय संख्या की अगर हम परिभाषा देने जाएंगे तो वो कैसे डिफाइन करेंगे। तो आपको पता है, मैंने आपको बताया था, आपको समझाया भी था, वहाँ पर ये कहा था कि मैंने सारी परिमेय संख्याओं को छोड़ दिया जाए तो बची हुई संख्या कैसे होती है, अपरिमेय संख्या होती हैं। दूसरी ये भी बताया था, जितनी भी अभाज्य संख्या होती हैं, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, इन सब का वर्गमूल लिया जाए तो भी क्या होंगे, ये आपकी अपरिमेय संख्याएं कहला दी जाती हैं। इनके ऊपर जितनी भी अभाज्य संख्याओं को अगर वर्गमूल लगा दिया जाए तो वो कैसी बन जाती हैं, आपकी अपरिमेय संख्या बन जाती हैं। लेकिन अगर हम यहाँ डेफिनेशन की बात करें, एक बार रिवीजन करें, तो मैंने कहा था कि जो संख्या P अपॉन Q के रूप में ना व्यक्त की जा सके, न Q अपन के रूप में ना व्यक्त की जा सके, या ऐसे कह सकते हैं हम इसको, इस तरीके से भी कह सकते हैं, जो P अपन Q के रूप में ना लिखी जा सके, है ना। इसको कह सकते हैं P अपन Q के रूप में ना लिखी जा सके, P अपन Q के रूप में ना लिखी जा सके, जा सकती है, जा सके, ठीक है। जो P अपन के रूप में ना लिखी जा सके उसे क्या कहते हैं हम, आपको अपरिमेय संख्या कहते हैं। नंबर 2, मैंने आपको डेसिमल प्रसार बताया था, मैंने डेसिमल प्रसार में मैंने आपको 2 टाइप के बताए थे। एक तो बताया था मैंने टर्मिनेटिंग डेसिमल प्रसार, जो आपको बताया था वो 2 टाइप के बताए थे। एक बताया था, आपको पता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और एक था आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना। जो आपको पता है 9th में आपने पढ़ा होगा, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। एंड टर्मिनेटिंग का आपको पता है शांत दशमलव प्रसार कहते हैं, और ये क्या कहते हैं, आपका अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं, राइट। आपको पता है शांत दशमलव प्रसार जो होता है, कुछ चरणों के बाद जाके शेषफल क्या हो जाता है, चरणों के बाद शेषफल जो होता है वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है ना। और यहाँ चरण चलते रहते हैं, लेकिन शेषफल कभी भी शून्य नहीं आता। ये अशांत कौन से होते हैं, शेषफल कभी भी शून्य नहीं आता, है ना। इसमें भी मैंने आपको बताया था 2 टाइप के होते हैं, एक होता है रिपीटिंग, एक होता है नॉन रिपीटिंग। क्या होता है, नॉन रिपीटिंग। यानी हम कह सकते हैं पुनरावर्ती और अनापुनरावर्ती, यानी रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या होता है। रिपीटिंग मतलब जैसे 1/3, ये अशांत भाग दोगे कभी भी ये शून्य नहीं प्राप्त करेगा, जैसे 0.3333 तो चलता रहेगा, लेकिन ये एक तरीके का नंबर ही बार बार रिपीट करता रहेगा। जैसे 3 3 5 5 6 6, जो भी एक ही तरह के नंबर रिपीट करते रहते हैं दशमलव प्रसार में, वो कैसे होते हैं, रिपीटिंग होते हैं आपके, है ना। और नॉन रिपीटिंग मतलब जैसे आपने 22/7 कहा, 22/7 में 22 का भाग दोगे तो आपको होता है 3.142। तो आप देख रहे हो हर बार एक नया नंबर अलग आ रहा है। जैसे कि आपने कहा कि मैंने कहा 0.12 0.12 तो आप देख रहे हो बार बार अलग अलग नंबर आ रहा है। तो ये नॉन रिपीटिंग है। जब भी आपका रिपीटिंग होगा, ये कैसा होता है, आपका अशांत होता है, लेकिन जब भी रिपीटिंग आप डेसिमल होता है तो वो कैसा होता है, आपका अशांत भी एक परिमेय संख्या होता है। लेकिन जो अशांत जो आपका जो नॉन रिपीटिंग होता है, तो वो कैसा होता है, हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। कैसा होता है, अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या होता है, यानी इसको हम बोलते हैं, अनावर्तीय,
अनावर्तीय दशमलव प्रसार, यानी अनावर्तीय दशमलव प्रसार हमेशा कैसे होते हैं, अपरमेय संख्या होते हैं। यानी दो डेफिनेशन हमारी यहाँ निकल के आ गई कि पहले P/Q के रूप में ना लिखी जाए, दूसरे आसान दशमलव प्रसार कैसे हो, अनावर्तीय हो, तो भी कैसे कहलाएंगे, वो आपके अपरमेय संख्या कहलाती हैं। ये बेसिकली हमने अपरमेय संख्याओं के बारे में जाना और पढ़ा था, और मैंने एक बार रिवाइज करा दिया, ना भी पढ़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, अब जो हमारा इस एक्सरसाइज में जो हमें पढ़ना है, अगली जो एक्सरसाइज है हमारी, इस एक्सरसाइज में हमें जो डिस्कशन करना है, वो हमें डिस्कशन करना है कि अपरमेय संख्याओं को सिद्ध करना है, प्रूफ करना है हमें। 1.2 जो एक्सरसाइज है, 1.2 में जो कि आपको डिस्कशन करना है, वो करना है कि अपरमेय संख्याओं को प्रूफ करके दिखाना कि अपरमेय संख्या है या नहीं है। ये समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना या समझ लेना, मतलब नोट कर लेना, जो भी आप करना चाहो, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो आपका एक्सरसाइज, अब मैं चलते हैं एक्सरसाइज पर। तो एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, वो क्या कह रहा है कि शून्यंतर परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो ये कह रहा है कि आपकी एक तरीके से कह सकते हैं परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या जो हमेशा गुणनफल कैसा होगा, वो आपसे डिस्कशन करना है। मैं आपको एक चीज़ बेसिकली बता रहा हूँ, यहाँ नोट डाल के लिखो, समझ लो, बस एक नोट डाल के लिखो कि यहाँ पे सिंपल सी बात है, आप अपरमेय संख्याओं में, अपरमेय संख्या में यदि किसी परमेय संख्या से गुणा, कॉमा भाग, कॉमा जोड़, कॉमा घटाव, या तो जोड़ किया जाता है, घटाव किया जाता है, या भाग दिया जाता है, या आपका गुणा किया जाता है। तीनों केसों में ही, चारों केसों में ही परमेय संख्या से गुणा, भाग, जोड़ की घटाव किया जाता है। तो संख्या हमेशा अपरमेय प्राप्त होती है। कैसी प्राप्त होगी, हमेशा आपको अपरमेय संख्या प्राप्त होगी। जैसे कि मैंने मान लो कि √7 है, √7 में अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो कितना होगा, 3√7। तो ये भी कैसी होगी, आपकी मल्टीप्लाई किया अपरमेय ही संख्या होगी। मैंने मान लो कि √7 में मैंने भाग दिया, मान लो कि 1/2 का, तो √7/2 भी कैसी होगी, अपरमेय होगी। मान लो √7 में मैंने भाग प्लस किया 1/2 का, तो ये भी कैसी होगी, अपरमेय होगी। मैंने √7 में माइनस के 1/3 किया, तो भी कैसी होगी, ये अपरमेय होगी। तो यानी आप चाहे घटाव करो, चाहे जोड़ करो, चाहे कुछ भी करो, तो आपको कैसी संख्या प्राप्त होगी, हमेशा एक अपरमेय संख्या ही प्राप्त होती है, ठीक है। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा। एंड नाउ हम सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं, जो अति लघु क्वेश्चनों पर चलते हैं। ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन था आपका, तो आंसर इसका हो जाएगा कि कब चाहे गुणा करने की कह रहा है, वो सदैव अपरमेय संख्या प्राप्त होगी, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, करेक्ट। एंड नाउ आपको अब जो करना है, वो कह रहा है अति लघु क्वेश्चन में कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या है, कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 जो है, प्रूव करना है कि √5 सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि √5 क्या है बेटा, √5 एक अपरमेय संख्या है ना, एक अपरमेय संख्या है। कैसी है बेटा, एक अपरमेय संख्या है। √5 एक कैसी है, अपरमेय संख्या, ये सिद्ध करना है। तो मैं हमेशा एक बात बताऊं,
जब भी हमें किसी चीज़ को प्रूफ करना होता है, यदि अगर आपसे पूछा जाए कि √5 कैसी है, आप कहोगे अपरमेय संख्या है। ये तो हमें पता है अपरमेय संख्या, लेकिन हमें सिद्ध करके बताना है, हमें ऐसे आंसर थोड़ी ना दे सकते हैं। जब हमें कभी भी किसी भी चीज़ को प्रूफ करना हो, जैसे हमें पता कि हमारा सूर्य जो है उदय जो होता है, सूर्यदेव जो उदय होते हैं वो किससे होते हैं, पूरब की तरफ से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ये बताना हो कि भाई हम कह रहे हैं कि हम प्रूफ करके दिखाओ, तो हम क्या कहेंगे कि हम मान के चलेंगे, माना कि सूर्य जो है वो दक्षिण की तरफ से उदय होता है। तो अब हम क्या करेंगे, सारे मैप वेप निकालेंगे, सारी जो बीमाएँ निकालेंगे, सारी दिशाएं निकालेंगे और दिशाओं को लेकर बैठेंगे कि इधर की साइड ये दिशा है, इधर की साइड ये दिशा है। तो दिशाओं का पता लगा के हम सुबह बैठेंगे, जब सूर्य जब हमारा उदय हो रहा होगा तो हम उदय होते हुए देखेंगे, तो हम देखेंगे कि हमारा सूर्य जो है कि दक्षिण से नहीं कहाँ से हो रहा है, पूरब से उदय हो रहा है। तो वही वाली चीज़ें हैं कि जब हम किसी तत्व को मान के चलते हैं, लेकिन वो जो हमारा जो हम गलत ठहराए गए थे, गलत किस कारते हुए थे, क्योंकि हम मान के क्या चले थे, गलत एक परिकल्पना करके चले थे कि सूर्य जो है दक्षिण से उदय होता है। यानी इस तरीके से हम लेके चलते हैं मैथमेटिक्स में, और कुछ तत्वों के आधार पर बाद में जाके ये कह देते हैं कि ये कैसे क्या होगा, नहीं हम जो सोच रहे थे वो गलत है, नहीं वाकई में ये कैसी होगी, ऐसी संख्या होगी या ऐसा कोई नंबर होगा। ठीक है ना। तो प्रूव करने के थोड़े से डिफरेंट तरीके होते हैं कि मान के हम अपोजिट चलते हैं और आंसर हमारा वो सीधा आना होता है। तो उसी तरीके से ये क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, समझ के चलना। देखो अगर मुझे सॉल्यूशन करना है, ठीक है, सॉल्यूशन करना है तो मेरी बात समझना कि मैंने माना कि भैया मेरा √5 कैसा है, मैं मान के क्या चलूंगा बेटा कि माना लेट्स अज्यूम कि माना √5 एक परमेय संख्या है। अपरमेय से पूछ रहा है वो, हम मान के चलेंगे क्या बेटा, परमेय संख्या है, राइट। अगर ये √5 एक परमेय संख्या तो बेटा मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, इंप्लाइज दैट कि क्या हो जाएगा बेटा, √5 जो है उसको लिख सकता हूं बेटा P/Q, चूंकि जहां P और Q सहभाज्य कैसी है बेटा, ये P और Q एक सहभाज्य संख्या है, समझ लो। अब बात होती है P और Q सहभाज्य संख्या कैसे, सर समझ में नहीं आया, आपने P और Q को सहभाज्य संख्या क्यों लिख दिया। यहाँ P और Q पूर्णांक संख्या भी होती है और सहभाज्य संख्या भी होती है। अब बात ये समझो कि सर सहभाज्य संख्या क्यों लिख दिया आपने। मैंने कहा देखो पहले तो आपको पता है सहभाज्य संख्या कौन सी होती है, ऐसी दो संख्या जिनका मासा कितना होता है, जिनका मासा कितना होता है बेटा, इनका HCF कितना होता है बेटा, इनका HCF होता है 1, राइट, यही होती है। मैंने यही बताया था, आपने मेरा पहला लेक्चर देखा होगा, नहीं देखा तो एक बार जाकर देखें, ठीक है ना। तो मासा जिन दो संख्याओं का मासा एक होता है वो कौन सी कहलाती है, आपकी कहलाती है सहभाज्य संख्या। तो अगर मैं कह रहा हूं, अगर मैं कोई भी दो परमेय संख्या कोई सी भी उठा के देख लो, 3/5 एक परमेय संख्या है, 3 और 5 का मासा कितना होगा 1। मैंने कहा 7/8 एक परमेय संख्या है, तो 7 और 8 का मासा कितना होगा 1। मैंने कहा 9/12 एक परमेय संख्या होगी, इसको काट के क्या लिखा जा सकता है 3/4, तो 3/4 भी एक परमेय संख्या है। आपको वो बिल्कुल इन दोनों का मासा कितना होगा 1। तो जो भी जितनी भी परमेय संख्या है आप कभी भी देख लेना, उन दोनों संख्या कैसी होती है, वो हमेशा कि जिनका मासा हमेशा 1 होता है वो सहभाज्य संख्या होती है। तो हमेशा दो संख्याओं का मासा कितना निकल के आता है आपका, हमेशा सहभाज्य संख्या ही निकल के आता है, यानी 1 निकल के आता है, इसलिए सहभाज्य संख्या होती है। तो जो P/Q के रूप में लिखी जाएगी, नहीं परमेय संख्या के रूप में लिखी जाएगी, हमेशा उन दोनों संख्याओं का मासा कितना होगा, दोनों अंकों का अंश बटे हर वाली दोनों अंक हैं उनका हमेशा मासा 1 होगा, इसलिए P और Q दोनों कैसे होंगे, सहभाज्य संख्या होंगे। यानी इन दोनों का अगर ये परमेय संख्या है तो निश्चित डेफिनेट बात है कि दोनों का अंश बटे हर वाली दोनों संख्याओं का जो मासा है ओवेनिष्ठ गुणनखंड है वो केवल 1 के अलावा कुछ और नहीं हो सकता। यानी 1 के अलावा कुछ और होगा तो वो कभी भी परमेय संख्या नहीं मानी जा सकती है। क्लियर है। तो इसी समझ में, इसलिए हमने ये क्या कहा है कि यहाँ पे ये कैसी है आपकी परमेय संख्या है, राइट। अब भैया आगे चलते हैं हम यहाँ पे, तो हमने कहा कि भाई ठीक है, अब मैंने Q का मल्टीप्लाई किसके साथ किया भैया, Q का मल्टीप्लाई जो किया हमने वो किया √5 के साथ P। अब दोनों पक्षों का क्या करें बेटा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड, तो यहाँ कितना हो जाएगा √5 × Q बराबर P का स्क्वायर दोनों पक्षों का स्क्वायर, राइट। यहाँ कितना हो जाएगा बेटा √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 और Q का स्क्वायर कितना हो जाएगा Q स्क्वायर,
और ये कितना हो जाएगा पी स्क्वायर, राइट। अब मुझे ये बताइए कि मैंने एक चीज़ बताई थी, अगर मैंने मान लो 72 लिखा, 72 कितने से मिलकर बना है, 8 और 9 से, क्या इसमें 4 का भाग चलाएगा, आपका वो बिल्कुल चलेगा, 2 का भाग चलेगा, आपका वो बिल्कुल चलेगा, 9 का भाग चलेगा, बिल्कुल चलेगा, 8 का जाएगा, बिल्कुल चले जाएगा, 9 का भाग चलाएगा, बिल्कुल जाएगा, 3 का चलेगा, बिल्कुल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें 8 का मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें 4 का भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें 2 का भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 9 का भी मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 3 का भी मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी जिन संख्याओं का मल्टीप्लाई हो रहा होगा उस संख्या में, पूर्ण संख्या में उसी संख्या का भाग जा सकता है, उसके अलावा नहीं जा सकता। अगर मैं इसमें कहूँ कि आप ये कहो 7 का भाग चला जाएगा, नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें 9 और 8 के अलावा 7 तो है ही नहीं, तो इसलिए इसमें भाग नहीं जा सकता। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें अगर 5 का गुणा हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी पी स्क्वायर 5 इंटू क्यू स्क्वायर है, तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर क्या होगा बेटा, मैं इसको यहां लिखूं कि पी स्क्वायर जो है, पी स्क्वायर किससे होगा बेटा, 5 से विभाजित होगा, है या ना। पी स्क्वायर अगर 5 से विभाजित है तो पी भी कैसा होगा, पी भी 5 से कैसा होगा बेटा, विभाजित होगा, राइट। पी भी 5 से विभाजित होगा या नहीं होगा, आप कहोगे बिल्कुल। इसको कथन मान लो 1, कथन 1, राइट। अब इसको मान लो समीकरण नंबर 1, वो ए, इसको कथन वो उसको दे दो, समीकरण नंबर ए दे दो। अब देखो यहाँ पे हम ये करते हैं कि समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में, वो सॉरी ए में, अब यहाँ p बराबर कितना रखते हैं, p बराबर 5r रखने पर, p बराबर 5r रखने पर, अगर p बराबर 5r रखेंगे समीकरण नंबर 1 में, तो कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ 5 इंटू क्यू स्क्वायर, और p की जगह कितना रखेंगे यहाँ पर 5r का स्क्वायर, तो 5 इंटू क्यू स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25 इंटू आर स्क्वायर। अब 5 से काट दो, 25 को कितनी बार कटा, 5 बार। काटा पीटी तो आपको आती है ना, वो तो सबको आती है ना। तो कितना हुआ 5 आर स्क्वायर, राइट। यानी इसका मतलब यहाँ पे आर स्क्वायर में यानी 5 का गुणा हो रहा है, यानी क्यू स्क्वायर बराबर था, यानी क्या हुआ, क्यू स्क्वायर किससे होगा बेटा, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित होगा। अगर क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, क्यू भी किससे होगा बेटा, क्यू भी 5 से विभाजित होगा, है ना। क्लियर है। अब इसको कथन नंबर दूसरा दे दो, कथन नंबर 2। क्लियर है बेटा, समझ में आया, अब तक कोई दिक्कत। तो मेरे को एक बात बताओ, ठीक है, ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताओ आप कि कथन 1 और 2 को पढ़ो, कथन 1 और 2 को पढ़ो, कथन 1 व 2 को पढ़ो, आप पढ़ो। कथन 1 में क्या कह रहा है कि पी भी 5 से विभाजित है, और यहाँ कथन जो 2 में कह रहा है वो क्या कह रहा है, क्यू भी 5 से विभाजित है। तो देखो एक बात बताओ, कथन 1 व 2 से स्पष्ट होता है कि P और Q के उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है बेटा, 5 होगा। कितना होगा बेटा, उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होगा, 5 होगा।
जो कि क्या है बेटा, जो कि इस तत्व का विरोधाभास है, विरोधाभास है कि P और Q के उभयनिष्ठ गुणनखंड, Q और Q के उभयनिष्ठ गुणनखंड एक से अतिरिक्त नहीं हो सकते, एक से अतिरिक्त नहीं हो सकते। ये विरोधाभास हमारी परिकल्पना के कारण उत्पन्न, ये क्यों हुआ है, हमारी गलत परिकल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। क्या है गलत परिकल्पना क्या है कि √5 एक परमेय संख्या है। कल्पना क्या की थी, अर्थात √5 अपरमेय संख्या, अतः √5 कैसी है, एक अपरमेय संख्या है। ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब मेरी बात समझना यहाँ पे कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या है। माना √5 एक अपरमेय संख्या है, मान के चलते हैं थोड़ी देर के लिए। तो बताइए √5 जो बराबर कितना हो जाएगा, P/Q हो जाएगा। यानी यहाँ जहाँ जो है P और Q कैसे सहवास संख्या होंगी। सहवास संख्या को मतलब आप समझ गए, ठीक है। तो मासा बराबर कितना हो जाएगा, तो सहवास संख्या ऐसी दो संख्या जिनका मासा कितना होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होता है, 1 होता है, राइट। तो √5 × P/Q बराबर कितना हुआ, P। हमने Q का मल्टीप्लाई इसके साथ कर लिया, ठीक है। दोनों पक्षों को भरक करने पर, दोनों पक्षों को भरक किया, यहाँ पे भरक किया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर √5 से करेंगे कितना आएगा। आपको पता वर्गमूल वाली संख्या का √1 अगर मैं स्क्वायर करूंगा, √1 अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आता है, ये पता है आपको। तो 5 का करूंगा तो कितना आएगा 5 और Q का Q स्क्वायर हो गया, P स्क्वायर हो गया। अब इसमें 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे मैंने आपको समझाया था नोट 72 वाले में। तो 5 का मल्टीप्लाई हो तो P स्क्वायर 5 से क्या होगी, विभाजित होगी, बिल्कुल भाग जाएगा। और P स्क्वायर 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगी, ठीक है। अगर P स्क्वायर विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगी। इसी प्रकार से समीकरण नंबर 1 में, अब देखो समीकरण नंबर A जो दे रखा है आपको, उसमें समीकरण नंबर A में हमने P बराबर कितना रख दिया, 5R रख दिया। कितना रख दिया, 5R रख दिया। अब यहाँ पे P बराबर 5R रखेंगे तो यहाँ पे 5 × Q स्क्वायर × 5R का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, R का R स्क्वायर हो गया। 5 से काटा कितनी बार कटा, 5 बार कटा, तो Q स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 5 × R स्क्वायर हो गया। यानी Q स्क्वायर जो है 5 से विभाजित होगा। इसी प्रकार से जैसे P हो रहा था, इसे भी यहाँ पे 5 से गुणा हो रहा था, Q स्क्वायर 5 से विभाजित होगा, यानी Q भी 5 से विभाजित होगा। यानी कथन 1 और ये कथन 1 माना था, ये कथन 2 माना था। तो कथन 1 और 2 से स्पष्ट होता है कि P और Q के उभयनिष्ठ गुणनखंड कितने होंगे, 5 होगा, जो कि इस तत्व का क्या है, विरोधाभास है। किस तत्व का विरोधाभास है कि P और Q के उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 से अतिरिक्त नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि हमने ये परमेय संख्या मानी। परमेय संख्या माने तो इसका मतलब गुणनखंड कितने होंगे, 1 से अतिरिक्त नहीं हो सकते। ये विरोधाभास हमारी परिकल्पना के गलत परिकल्पना के कारण, ये विरोधाभास गलत, यानी हम ये कह सकते हैं ये हमारी गलत परिकल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। ये कैसे, किसके कारण हुआ, हमारी गलत परिकल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। यानी √5 कैसी है, एक परमेय संख्या है, अर्थात √5 एक
ये हमने मान के चला था कि √5 कैसी एक परमेय संख्या, लेकिन अर्थात इसका मतलब क्या है, √5 कैसी होगी, अपरमेय संख्या, क्योंकि हमने गलत परिकल्पना की थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कब होता, जब ऐसा होता प्योर, क्योंकि ओवेनेस्ट गुणनखंड 1 से अतिरिक्त नहीं निकलते। यहाँ पे 1 से अतिरिक्त निकल रहे हैं, यानी 5 निकल रहा है, इसका मतलब ये परमेय संख्या नहीं होगी, कैसे होगी, अपरमेय संख्या होगी। गॉट इट, समझ में आया, कोई दिक्कत? बिल्कुल डन। चलो फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। अब ये स्क्रीनशॉट जो भी है नोट डाउन कर लेना, जैसे भी करो, ठीक है। एंड नाउ अगला क्वेश्चन है वो आपका, अब देखिए मेरा जो SW है घर के लिए, यहाँ पे ध्यान रखना, SW जो है वो आपको मैंने बताया, ऐसा करो यहाँ पे मैं अभी आपको बताता हूँ कि जैसे कि यहाँ पे √2, √3, √7, आपको √3, √2, √7, ये सभी √11 सभी नंबर इसी प्रकार से हो जाएंगे। 5 की जगह कितना रख देना, केवल √2 और √3 और √7 रख देना है। सिमिलर है, कॉपी पेस्ट वाली कहानी हो जाएगी कि आप 5 की जगह कितना रख दो, 7 रख दो, 2 रख दो, जो भी रखना है वो रख दो, बस बाकी सब ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हर बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है और 101% आता है, किसी ना किसी सेट में जरूर आता जरूर है, बट ठीक है। इसी के बाद अगर हम आगे बात करें, आपको पता है कि जैसे कि इन्होंने कहा है, क्वेश्चन है जैसे आपका अगला है कि इसमें दिखाओ कि सिद्ध करो कि किसी भी अभाज्य धनात्मक पूर्णांक p के लिए √p एक अपरमेय संख्या होती है। मैंने जैसे अभी कहा था, अभाज्य संख्याओं को जितनी भी अभाज्य संख्या है उनका आप क्या कर लो, यहाँ पे वर्गमूल ले लो, वो हमेशा क्या देती हैं आपको, जैसे ही वर्गमूल लेगो तो वो आपको एक अपरमेय संख्या बन जाती हैं। जैसे कि आप कोई भी नंबर लेके देख सकते हो यहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ दोगे कि जैसे माना कि फॉर एग्जाम्पल कि मैंने कोई √p है, p मतलब मैंने लिया, मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया यहाँ पर 3, और मैंने फिर √p कैसा है, एक अपरमेय संख्या है, तो आप √3 का जब वर्गमूल निकालने जाओगे तो ये कितना निकल के आता है, जिसका वर्गमूल निकल के आता है 1.732। तो आप देखोगे ये नंबर कभी भी खत्म नहीं होगा, ये तो मैं तो आपको डिजिट बता रहा हूँ, 1.732 जितना भी आप भाग दोगे ये आसान दशमलव प्रसार है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि p एक कैसी है, p एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, तो p का वर्गमूल एक अशांत अनावर्तीय दशमलव प्रसार प्राप्त होता है, जो कि सिर्फ अपरमेय संख्या होती हैं, जैसे कि माना p बराबर 3 एंड p का वर्गमूल यानी वर्गमूल √3 का वर्गमूल कितना होगा यहाँ 1.732 ... ऐसे चलता रहेगा। तो ये कैसी हमेशा अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है, इसलिए ये कैसा होगा, अपरमेय संख्या होगा, कभी भी नहीं हो सकता। हमने वह संख्या लेके देखा था, राइट, क्लियर है ना, ये नोट डाउन कर लेना। एंड नाउ अगला क्वेश्चन जो हमारा चलना है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 2nd। इतना कोई दमदार क्वेश्चन नहीं था, है ना, बस आपको समझाना था, समझना था, आपको समझ में कितना आया है उस आधार पे आपको क्वेश्चन का आंसर देना था, ठीक है। तो ये हम बेसिकली अपनी सोच की समझ कर आसानी से आंसर दे सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। रफ कर दें, चलो अगला क्वेश्चन है आपसे, क्या कह रहा है कि भैया ये कह रहा है कि 5, अभी इस टाइप का क्वेश्चन और आ गया आपके लिए कि 5 प्लस के √3 5 प्लस के √3 5 प्लस के √3 कैसी है बेटा, 5 प्लस के √3 कैसी है, एक अपरमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। तो वही सॉल्यूशन है हमारे पास, एक ही सिमिलर तरीके का सॉल्यूशन है कि मैं मान के चलूंगा, माना
माना 5 प्लस के √3 एक कैसी है, परमेय संख्या है। राइट, कैसी परमेय संख्या है। इसका मतलब क्या हुआ, 5 प्लस के √3 को मैं लिख सकता हूं कितना बेटा, P अपॉन Q, जहां P और Q एक पूर्णांक संख्या तथा सहवास संख्या है। यानी आपको पता है कि ये एक पूर्णांक संख्या होंगी, P और Q का जो मान रखा हो वो एक पूर्णांक रख सकते हो, और तो सहवास संख्या तो ये होती है, मैंने अभी समझाया था आपको। राइट, उसके हिसाब से अगर मैं इसको करूं कि मैंने क्या किया भाई साहब, यहाँ पे है कि अब दोनों 5 को इधर की साइड ले जाओ, तो 5 को इधर की साइड लेके तो √3 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लोगे 1 एलसीएम लोगे तो यहाँ पे आप 1 एलसीएम लेने के बाद यहाँ कितना Q और 1 का एलसीएम कितना जाएगा Q, और 1 Q का भाग Q में गया एक बार तो 1 का P के साथ करो तो P, 1 का भाग Q में गया Q बार तो ऊपर करोगे तो 5 के साथ तो 5Q, तो यहाँ कितना जाएगा √3 बराबर P माइनस के 5Q अपॉन Q। राइट, ये हो गया, इतना हो जाएगा। राइट, अब मुझे एक चीज़ बताइए आप कि मुझे को एक चीज़ समझाइए आप यहाँ पे कि 5 जो है आपके पास नंबर जो दिख रहा है आपको, ये कैसा नंबर है बेटा आपका, मुझे बताइए। आपको पता है कि भाई यहाँ पे कि P माइनस के 5Q अपॉन Q एक कैसी है बेटा, परमेय संख्या है। ये कैसी है बेटा आपकी, एक परमेय संख्या है। राइट, परंतु कैसी है बेटा, परंतु आप कह सकते हो परंतु √3 कैसी है, √3 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है जो कि इस तत्व का विरोधाभास है, जो कि इस तत्व का कैसा है बेटा, विरोधाभास है, जो कि इस तत्व का कैसा है बेटा, विरोधाभास है कि वैसे है कि √3 जो कि 5 प्लस, जो कि इस तत्व का विरोधाभास है कि 5 प्लस √3 एक परमेय संख्या है। ये विरोधाभास ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है, अर्थात 5 प्लस √3 एक अपरमेय संख्या
अपरमेय संख्या होगी। तो भाई देखो मेरी बात सुनो यहाँ पे कि माना कि हमने 5 + 3√3 एक अपरमेय संख्या है, तो 5 + √3 बराबर P/Q, जहाँ P और Q एक पूर्णांक संख्या है तथा ये सहवास संख्या है, ये सहवास संख्या भी होंगे और ये पूर्णांक संख्या भी होंगी। अब मेरे को बताओ, मैं 5 को उधर की साइड लेके आया, यानी मेरे पास √3 बराबर कितना आ गया, P - 5Q/Q आ गया। यानी आप जानते हो इस नंबर को, यानी P मैंने रखा 2 और Q रखा मैंने मान लो 3, तो मैंने यहाँ रखा, तो कितना होगा, P की जगह रख रहा हूँ मैं यहाँ पे 2, P की जगह कितना रख रहा हूँ बेटा 2 - 5, Q की जगह कितना रख रहा हूँ बेटा 3/Q की जगह कितना रख रहा हूँ यहाँ पे 3, तो कितना होगा 2 और 5 × 15/3, यानी कितना हुआ 2 गए तो कितना बचेगा -13/3, और -13/3 क्या होता है बेटा, -13/3 कितना होता है बेटा, -13/3 होता है बेटा जब P की वैल्यू में कितना रख दूंगा, यहाँ P की वैल्यू मैंने रखी 2 और Q की वैल्यू रखी मैंने 3, और यहाँ पे वैल्यू रखने के बाद मैंने 5 × 3 बराबर कितना है यहाँ पे इतना /3 वैल्यू रखी यहाँ पे कि P की वैल्यू यहाँ रखी और Q की वैल्यू यहाँ रखी /3, तो 15 में से 2 गए तो इतने -13/3, यानी -13/3 कितना है, 15 में 2 गए तो -13/3, और -13/3 क्या है बेटा, एक परमेय संख्या। कैसी है बेटा, परमेय संख्या, क्योंकि P/Q के रूप में लिखी हुई है, ठीक है ना, परमेय संख्या है। तो मैंने यही कहा कि जहाँ पे P और Q का पूर्णांक संख्या है, तो यहाँ पे P और Q को कोई भी मान रखो, कोई भी, तो ये हमेशा कैसी देगी, परमेय संख्या है, जबकि √3 कैसी है, अपरमेय संख्या है। तो परमेय संख्या और अपरमेय संख्या कभी भी बराबर हो सकती है, कभी बराबर रख सकते हो, नहीं रख सकते ना, नहीं 5 को √5 के बराबर रख सकते हो, नहीं रख पाओगे ना, कभी नहीं रख सकते। तो ये हमारी गलत अवधारणा हो रही है ना, या इसका मतलब या तो ये इसकी अपरमेय संख्या होनी चाहिए या ये परमेय संख्या होनी चाहिए, दोनों कंट्रैक्शन होगा नहीं होगा। यानी हम ये कह रहे हैं कि 5P-5Q/Q एक परमेय संख्या है, परंतु √3 एक कैसी है, अपरमेय संख्या है। हम ये कह सकते हैं कि 5P इतनी, इसलिए ऐसे भी लिख सकते हैं, इसलिए √3 कैसी होगी बेटा, √3 भी एक परमेय संख्या होगी, है ना। हम ये कह सकते हैं कि भाई अगर ये परमेय संख्या तो √3 भी कैसी होगी, परमेय संख्या होगी, परंतु √3 कैसी है, एक अपरमेय संख्या है, जो कि इस तथ्य का क्या है, विरोधाभास है कि √3 एक कह रहे हैं, हमें पता है √3 की तो कैसी अपरमेय संख्या है, जो कि इस तथ्य का क्या है, विरोधाभास है। तो 5 + के √3 एक कैसी होगी, परमेय संख्या होगी, ना कि अपरमेय संख्या होगी। ये विरोधाभास क्यों हुआ, ये हमारी गलत परिकल्पना के कारण हुआ। गलत परिकल्पना क्या की थी हमने, कि 5 + के √3 कैसी मानी थी हमने, परमेय संख्या मानी थी, इसलिए गलत परिकल्पना के कारण हमारा उत्पन्न हुआ था। तो अर्थात 5 + √3 कैसी होगी, अपरमेय संख्या होगी, ना कि परमेय संख्या होगी। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना, जैसे मैंने आपको बताया √2, √3 और √4, √5, √7, इन सब के लिए मैंने आपको एक पैटर्न पहला क्वेश्चन करा दिया था। उसी प्रकार से जैसे कि आपको पता 3 + के √5, या मैं कह सकता हूँ तो 2 + के √5, या मान लो कि 7 + के √7, है ना, वो √3 बोल सकते, कुछ भी बोल सकते, ऐसे नंबरों के लिए एक पैटर्न ये हो गया। आपको पता कुछ मैथ में डिजाइन किया गया है इस तरीके से कि आपको सब क्वेश्चन एक पैटर्न समझना पड़ता है हर क्वेश्चन का, किस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है ना। तो वही यहाँ पे करना है कि मैं अक्सर हमेशा एक बात करता हूँ, देखो तुम ना 1000 बार, देखो प्रिपरेशन एक बार करो, ध्यान से समझना मेरी बात, मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिपरेशन एक बार करो। बच्चे लेकिन क्या करते, क्या है, प्रिपरेशन तो डिफरेंट चलता है, कि मैं हमेशा कहता हूं कि प्रिपरेशन एक बार करो लेकिन प्रैक्टिस 1000 बार करो। प्रैक्टिस 1000 बार करोगे, प्रिपरेशन एक बार करोगे, सक्सेसफुल हो जाओगे। लेकिन हमारे यहाँ का यूथ क्या करता है, प्रिपरेशन 1000 बार करता है लेकिन प्रैक्टिस एक बार करता है। बेटा बिना प्रैक्टिस से आप कुछ नहीं कर सकते, मेन प्रैक्टिस है। आप जितने कॉन्सेप्ट को समझो, एक पैटर्न होता है क्वेश्चन को करने का, उस समझ रहे हो ना मेरी बात। मैं कहना क्या चाहता हूं कि हर एक पैटर्न को होता है क्वेश्चन को करने के लिए, तो वो पैटर्न आपको पकड़ना पड़ता है। लेकिन हमारी यूथ क्या करती है आजकल, कि प्रैक्टिस तो करती है एक बार, मैंने बोला पेपर देने जा रहा हूं, ठीक है, ओके ठीक है सर, तैयारी कैसी, एकदम बढ़िया, कितनी बार क्वेश्चन किया सर, बहुत क्वेश्चन सर एक बार किया होगा। प्रिपरेशन को पढ़ाई का नाम देती है आज की यूथ। मैं अक्सर फिर बोल रहा हूं ध्यान से, प्रिपरेशन एक बार करो, ऐसे पढ़ो, ऐसे नोट्स बनाओ, ऐसे सारी चीजें डिक्लेयर करो कि दोबारा बनाने की जरूरत ही ना पड़े, दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। जब भी कभी मन करे रिवाइज करने का तो एक बार उठाओ और करना चालू कर दो। लेकिन प्रैक्टिस इतनी बार करो, प्रैक्टिस इतनी बार करो कि क्वेश्चन देखकर माइंड में छप जाए सॉफ्टवेयर की तरह, फोटो कॉपी पेस्ट आपका पेपर में छप जाए, या कोई पूछे 1 मिनट में निकाल के दे दे। इतनी बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस होनी चाहिए। मेजर ध्यानचंद को जानते थे ना, मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर कहलाते थे।
इतनी बेहतरीन। कहते थे कि उनकी सुना था कि उनकी कहते थे कि वो जब खेलते थे ना, उनकी हॉकी से जो बॉल थी ना वो चिपक के चलती थी, ऐसे चलती थी। जब उनका राज जाना गया ना, तो बताया गया कि वो उनके हॉकी में कोई चमक या कुछ नहीं थी, केवल प्रैक्टिस थी उनकी। उनको जो महान बनाया ना वो प्रैक्टिस ने बनाया। तो बेटा जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतने महारथी हो जाते हो अपने खेल के। मैथमेटिक्स प्रैक्टिस से होती है और किसी से नहीं होती, समझ रहे हो ना। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। क्लियर है, ये नोट डाउन कर लिया, समझ में आया होगा, कोई दिक्कत किसी प्रकार की। तो इस तरीके के 2 तरीके के पैटर्नों के लिए मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत हो, समस्या हो तो बताना, ठीक है। वैसे तो होगी नहीं, मुझे पता है, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। अगर ध्यान से समझ रहे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, राइट। अब आगे चलते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर क्वेश्चन की बात करें हम यहाँ पे, कि एक तरीके का क्वेश्चन ये हो जाता है। मैं थोड़ी सी हिंट प्रोवाइड करता हूँ आगे के सभी क्वेश्चनों के लिए। जैसे 1/√2 है, आपका अगला क्वेश्चन है। जैसे 4th क्वेश्चन आप कर ही लोगे, फिर 5th के ये पार्ट है आपका। 1/√2 का क्या करोगे आप, P/Q करोगे। ये मैं क्या दे रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ, आपको खुद करना है ना। P/Q माना वही परमेय संख्या का मानोगे। यहाँ पर क्या करोगे, 1/√2 को ऊपर √2 का मल्टीप्लाई, नीचे भी √2 का मल्टीप्लाई, P/Q चल ही रहा है, लिख दोगे। P और Q सहभाज्य संख्या, वो सब आपको कॉपी पेस्ट ध्यान। तो यहाँ कितना होगा, √3, √2 का √2 से करेंगे कितना आएगा, 2 आ जाएगा P/Q। तो अब यहाँ देखोगे, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई क्या करेंगे, यहाँ कैंची गुणा करेंगे तो √2 बराबर कितना आ गया, 2P/Q। तो अब वही वाली बात आ गई, केवल 2 लाइन का क्वेश्चन था यहाँ पे। सिमिलर लिखेंगे कि 2/P कैसी है, एक परमेय संख्या है, इसलिए √2 भी कैसे होगी, एक परमेय संख्या होगी। परंतु √2 कैसी है, अपरमेय संख्या है, जो कि इस तत्व का क्या है, विरोधाभास है। ये एक जो कि 5 प्लस के √3 कैसी है, परमेय संख्या, इस तत्व का क्या है, विरोधाभास हो रहा है। ये विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना के कारण हुआ, यानी केवल और केवल आपको इसको चेंज करके और जो भी आपका कितना था √3 को चेंज करके केवल क्या लिख देना है आपको, 2P/Q लिख देना। भाषा सिमिलर है, सेम है, समझ में आया, कोई दिक्कत। सिमिलर क्वेश्चन है, केवल 2 लाइन ऐसे लिखनी है बस। ये मैंने कर दिया, केवल भाषा लिखनी है। भाषा आपको लिखना सीख गए होंगे, अगर 2 क्वेश्चनों को ध्यान से भाषा समझ लोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगी, राइट। उसके बाद आपको पता है इसी प्रकार से 7 है, 7√5 है, ये P/Q मानोगे तो यहाँ पर √5 बराबर कितना आ गया, P/7Q। तो यहाँ पे भी ये पता है आपको, सिमिलर भाषा लिख दोगे, कोई दिक्कत। बाकी आपको पता, तीसरा पार्ट मैंने अभी कराया है आपको, तीसरा क्वेश्चन है तो उसी तीसरा पार्ट की तरह हो जाएगा। ऐसे ही आपके लिए लिखा हुआ है ये √3 प्लस के √4, तो एक्चुअली में ये कितना लिखा हुआ, 2 प्लस के √3, क्योंकि 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, तो 2 प्लस के √3 लिखा हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपने किए हैं। इसी के साथ मैं आशा करता हूँ आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी, ये पैटर्न समझ में आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के एग्जाम से, और आपको एक भी नंबर बाहर नहीं जाएगा, मैं बता रहा हूँ। आप एक एक चुन चुन के करके आओगे, 99% लेके आओगे, ध्यान से पढ़ोगे तो, गारंटी के साथ कहता हूँ। पर मेहनत आपको करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होता, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।